नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। पछताने को तो पूरी उम्र पड़ी है, संवार लो इस पल को, ज़िंदगी बनाने की यही घड़ी है। आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक बहुत ही शानदार सेशन, जिसमें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को टारगेट करते हुए चल रहे हैं और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ये तीसरा क्लास है ना। और आइए देखते हैं इस तीसरे क्लास में मैं आपके लिए कौन सा मसाला लेकर आने वाला हूँ, है ना, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए देने वाला हूँ। आइए ज़रा देखते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपको हर दिन के क्लास का, जो सुबह 7 बजे वाली क्लास है, हर क्लास का PDF आपको मिलने वाला है। तो शिद्दत से इसको आप ज्वाइन कीजिएगा, है ना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, आपके लिए बिल्कुल दोस्तों मक्खन वाली क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन करके, है ना, बहुत मेहनतों के बाद ये क्वेश्चन देखिए मिलता है और सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन का स्कोप जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे प्रश्नों को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, तो अपना नोटबुक उठाइएगा और कलम से क्रांति करने के लिए अपने कलम को दोस्तों अपने हाथ में रखिएगा। हर क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का है। आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछा गया है और वहां से उठा करके मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बस कुछ मिनट दे दीजिए, कुछ मिनटों के बाद ये सारे सवाल आपके नोटबुक में होंगे, है ना। बस कुछ समय दीजिए आप। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी मोटर है जिसकी घुमाव दिशा यानी कि रोटेशन को हम आसानी से नहीं बदल सकते हैं, है ना। याद कीजिएगा, क्या वो यूनिवर्सल है, शेडेड पोल है? तो ये कौन सी मोटर होगी? आपकी शेडेड पोल मोटर ये कहलाती है। शेडेड पोल मोटर का आइए जरा पोस्टमार्टम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शेडेड पोल मोटर जो है ये किस किस चीज़ का इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो ये गति और दिशा, है ना, गति और दिशा दोनों का आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार अगर शेडेड पोल मोटर बन जाए ना, तो फिर इसको इम्पॉसिबल ही हम मानते हैं कि गति को ना चेंज कर सकते हैं, ना डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर चीज़ का अपना एक न एक तोड़ होता है। तो इसका क्या तोड़ है ना, इसका क्या तोड़ है? तो इसका एक तोड़ है, देखिए, अगर आप दो सेलिएंट पोल, है ना, दो सेलिएंट पोल अगर आप यूज करेंगे इस मोटर में और दो आप शेडिंग रिंग का इस्तेमाल करके आप इस गति को भी और इस दिशा दोनों को आप परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो दो सेलिएंट पोल रोटर और दो शेडेड पोल रोटर। और ऐसा कब होता है? जब मोटर का कंस्ट्रक्शन होता है, उसी टाइम पर आप ये कार्य कर सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है ना। तो लीजिए, इस सवाल का जवाब आपके नोटबुक है ना। अगला सवाल है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का ओके रिपोर्ट है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, है ना। बस सेशन को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल शिद्दत से आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्यार से। जब तक ये क्लास ख़त्म नहीं हो जाती ना, बिल्कुल दिल लगा करके देखिएगा। इस दिल से दिल तक की क्लास में बहुत ही बढ़िया क्लास है दोस्तों। ITI वालों के लिए यूँ समझिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना कि बहुत मच बेटर क्वेश्चन है। देखिएगा, सामना करिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि परमानेंट मोटर का प्रयोग सामान्यतः किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? पर्पस बताइएगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर का, है ना। तो आप हमेशा से जब गर्मी का समय आता है तो आप या तो टेबल फैन यूज करते हैं या फिर सीलिंग फैन यूज करते हैं। अगर आप अकेले रहते होंगे, है ना, अगर किसी एक पर्टिकुलर रूम में रह करके आप तैयारी वगैरह करते होंगे तो टेबल फैन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर एक रूम में 3-4 लोग रहते हैं तो सीलिंग फैन आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सीलिंग फैन और टेबल फैन। इन दोनों में क्या होता है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, जो सीलिंग फैन होता है और टेबल फैन होता है, इसमें परमानेंट कैपेसिटर जो होता है ये हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, किसमें? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में इसको कनेक्ट करके रखते हैं, ताकि इसमें जो मोटर जो है ये रनिंग के समय भी स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करके रखे रनिंग वाइंडिंग के साथ। किसके साथ? रनिंग वाइंडिंग के साथ। तो आंसर क्या होगा? सीलिंग फैन और टेबल फैन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि वह मोटर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएसएल में कि वह मोटर जो AC और DC मोटर सप्लाई से संचालित होती है, ठीक है,
और इसके इसके मोटे कॉपर की वायर की फील्ड वाइंडिंग होती है और कम्यूटेटर और ब्रश जो आर्मेचर के सोर्स से कनेक्ट होता है। ऐसा कौन सा मोटर है? तो ऐसा आपके पास एक ही मोटर है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें तो एक्चुअल में देखा जाए, देखिएगा एक्चुअल में ये जो मोटर होती है ये डीसी मोटर ही होती है। कौन सी मोटर? डीसी मोटर। फिर हमने एसी मोटर क्यों इसको बोला? क्योंकि कुछ ना कुछ हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई करने के बाद आप इसको एसी सप्लाई से भी चला सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई करके एसी सप्लाई से भी चला सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर हम कौन कौन सी मतलब मॉडिफाई हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन क्या करना है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लेमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेमिनेट करके। फर्स्ट लिखिएगा लेमिनेट करके, और सेकंड लिखिएगा कि जो इस मोटर का फील्ड वाइंडिंग होता है, कौन सी वाइंडिंग? जो मोटर की फील्ड वाइंडिंग होता है, इसमें जो टर्न्स होते हैं इस टर्न्स को कम करके, या फिर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, दो ही इसमें वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, तो इसमें जो टर्न्स होता है इसको बढ़ा करके। आप कहेंगे कि इन दोनों प्रोसेस को हमें करने से फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा? तो इसमें रिजल्ट मिलने वाला है कि जो टॉर्क है ये टॉर्क को बढ़ा देगा। टॉर्क को क्या करेगा? बढ़ा देगा। आपको पता है ना कि सीरीज मोटर जिसको हम डीसी सप्लाई से चलाते हैं उसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। एसी सप्लाई से चलने वाली मोटर का टॉर्क कम होता है उसके मुकाबले। तो हमें टॉर्क को बढ़ाना है तो फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स को घटाएंगे और आर्मेचर वाइंडिंग में टर्न्स को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये एक मॉडिफिकेशन हो गया, है ना। इसके बाद और मॉडिफाई करना पड़ता है कि जो इसका मेन वाइंडिंग होता है, ठीक है ना, जिसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, मेन वाइंडिंग में क्या करना पड़ता है? हमें इंटरपोल लगाना पड़ता है ना। इंटरपोल लगा करके याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये एग्जाम में आएगा ना तो छापिएगा इसका। सारे इसकी कमजोरी मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथा मॉडिफिकेशन आपको क्या करना पड़ता है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इस आर्मेचर वाइंडिंग में कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में कही जाती है भरपाई वाइंडिंग। हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं भरपाई वाइंडिंग, है ना, जिसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग कही जाती है। आंसर क्या होगा? आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33 का यूनिवर्सल मोटर। सारे इसका जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे मैं आपको इसका जो कंटेंट है पहुंचा चुका हूं आपके नोटबुक तक, है ना। इसका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा, यह ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो फिर यहाँ ऐसे प्रश्नों का ऑपरेशन किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। कलम से क्रांति कर रहे हैं, कलम में वो ताकत है जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो भरोसा रखिए खुद पे, भरोसा रखिए इस कलम पे, यही आपकी जीवन बदलेगा, यही आपकी भविष्य लिखेगा, है ना। तो इंडक्शन मोटर में घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड को हम किस रूप में जानते हैं? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बड़ा इजी भी क्वेश्चन है। देखिए ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने में काफ़ी आपका हेल्प करने वाला है। ऑप्शन नंबर ये जो आपका है, देखिए सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड, है ना। ये होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड। ये किस पर डिपेंड करती है इसकी स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की गति, हम इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, यही होती है सिंक्रोनस स्पीड। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? 120 और सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, है ना। देखिए पोल को मेरे भाई जितना ज़्यादा आप घटाएंगे, सुनिएगा, सिंक्रोनस स्पीड उतना बढ़ती है। पोल को जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे सिंक्रोनस स्पीड उतना घटती है, यानी कि ये इसके जस्ट उल्टा होता है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आप अगर घटाते हैं तो ये भी घटेगी। फिर तो आप कहेंगे कि सर सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज अपने देश में फिक्स है, इसको आपने कैसे चेंज कर दिया? इसको देखिए चेंज करने के लिए एक टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है कि VFD, है ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी
ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की मदद से सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल करते हैं और सिंक्रोनस स्पीड को हम कंट्रोल कर लेते हैं। पोल की मदद से, पोल कैसे, यानी कि कौन सी पोल, वाइंडिंग वाली पोल है ना, कितने पोल की वाइंडिंग की जा रही है, तो मतलब कि पोल को चेंज करके हम सिंक्रोनस स्पीड को भी चेंज कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो हमेशा रोटर स्पीड से क्या होती है, अधिक होती है। रोटर स्पीड से क्या होती है, अधिक होती है ना। तो सिंक्रोनस, दोबारा सुनिएगा, सिंक्रोनस स्पीड ही तुल्यकालिक गति होती है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की गति कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है ना, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है VFD से चेंज किया जाता है और पोल जस्ट इसके उल्टा होता है, और सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से हमेशा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जुड़ी होती है, इसमें होती है स्लिप। इसमें क्या होती है मेरे भाई, इसमें होती है स्लिप, इसीलिए ये हमेशा कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, है ना, तो आप इसका जवाब बिल्कुल दिल खोल करके दीजिएगा, बेझिझक दीजिएगा, निडर होकर के दीजिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका हो चुका है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हूं मैं कि किसी इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त स्टार डेल्टा, ये वही वाले स्टार डेल्टा स्टार्टर है जो आप अपने घरों में भी यूज करते हैं, है ना। प्रारंभक का प्रयोग किसे नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो इसको हम पर प्रवृत्ति, कौन सी, प्रवृत्ति विद्युत धारा को हम कंट्रोल करते हैं। स्टार्टर का मतलब क्या होता है, देखिए स्टार्टर का मतलब होता है चालू करने वाला, यानी कि प्रतिरोध। स्टार्टर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध किसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो ये मोटर जो होती है ना, मोटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, इस आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है 0.2 से लेकर के 0.5 ओम इसका प्रतिरोध होता है, जो कि बहुत कम है। अगर स्टार्टिंग में ही इसको हम क्या करेंगे, आर्मेचर को करंट बहुत ज़्यादा दे देंगे तो आर्मेचर की वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी और फील्ड फ्लक्स नहीं जनरेट हो पाएगी, है ना। आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इस आर्मेचर वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं, जो होता है प्रतिरोध। यही क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। अगर हम वोल्टेज लेवल पर देखें तो क्या इसका कंटेंट बनेगा कि स्टार जो वाइंडिंग होती है इस पर अगर हम वोल्टेज देखें तो इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है, देखिएगा इसमें जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना क्या होता है, √3 गुना होता है। जैसे कि अगर हम फेज वोल्टेज को 1 माने और √3 का मान यहाँ पर कितना रख दूँ मैं, 1.732, तो कितना आएगा, ये 0.577 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं लगभग 57%। तो अगर आपकी मोटर स्टार वाइंडिंग में चल रही है, किसमें, स्टार वाइंडिंग में चल रही है, तो कितना वोल्टेज मिलेगा मोटर को, 57%, 100 में से 57% मिलेगी। अगर वहीं पर डेल्टा में देखा जाए तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज कितना होता है, फेज वोल्टेज का √3 गुना, यानी कि फेज वोल्टेज कितना है 0.577 गुणे 1.732, तो इसका आता है 0.999, है ना। तो जिसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 99%, है ना, जो कि अपने आप में समथिंग 100% है। तो 100% कब मोटर को वोल्टेज मिलता है, डेल्टा में, और स्टार में रहता है, स्टार्ट कॉन्टेक्टर में रहता है तो इतना वोल्टेज मिलता है ना। तो करंट और वोल्टेज दोनों लेवल पर मैंने आपको पहुंचा दिया आपके नोटबुक तक कंटेंट, है ना। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। बिल्कुल दोस्तों, दिल की इमोजी आना चाहिए, है ना। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, दिल का इमोजी हमारे तक आना चाहिए, ताकि हम भी जो आपके लिए मेहनत जारी है ना, उस मेहनत के बदले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप शेयर करते रहिएगा दबा के, ठीक है ना। ताकि आप जैसे विद्यार्थी जितने भी तैयारी कर रहे हैं ना, जितने भी एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं ना, वो सपना पूरा हम सबको मिल करके करना है ना। किसी का सपना बटा हुआ नहीं है कि मेरा सपना अलग है आपका अलग है, सबका सपना एक ही है और हम सबको मिल करके पूरा करना है, ठीक है ना। ये बात आप मत भूलिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे यात्री कोच में, किसमें, रेलवे यात्री कोच में कौन सी बिजली की जो सप्लाई होती है वो प्रकाश और जो पंखा होता है इसके लिए दिया जाता है। ये तो बहुत कॉमन सवाल है यार। आप ट्रेन में बैठते हैं तो देखते होंगे इस प्रकार से जो कोच होता है, डिब्बा होता है, ऊपर क्या लगी होती है, पंखा लगा होता है। उसको सप्लाई कहाँ से मिलता है, उसके लिए तो हम ट्रांसफार्मर से सप्लाई ले जाते नहीं, तो कहाँ से मिलती है वो डीसी सप्लाई होती है,
कौन सी सप्लाई होती है? वो डीसी सप्लाई होती है। अगर आप ऑफलाइन में रहते तो मैं बहुत डिटेल से अभी आपको समझाता, बट अभी डिटेल के लिए देखिए इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। ट्रैक्शन कार और क्रेंच में किस प्रकार के विद्युत ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? किसमें? ट्रैक्शन कार में और क्रेंच में किस प्रकार के विद्युत ड्राइव का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है? तो ये मल्टी मोटर हम क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? ये क्रेन आपके सामने है, ये क्रेन आपके सामने है। आपने देखा होगा कभी कोई गाड़ी हाईवे से नीचे, सड़क से नीचे चली जाती है तो उसको खींचने के लिए क्रेन बुलाया जाता है, या फिर बहुत हैवी सामान को उठा करके, है ना। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बन रही है, 50 माले की बन रही है, अब नीचे से कोई सामान उठा करके ऊपर रखना है, इतना ज़्यादा हैवी है कि उसको लिफ्ट भी नहीं ले जा सकती, तो हम क्रेन्स वहाँ पर ले जाते हैं और क्रेन्स की मदद से उसको हैवी लोड को उठाते हैं। उसमें मल्टी मोटर लगी होती है। मल्टी मोटर जो होता है एक से अधिक यानी कि कई मोटरों का ग्रुप होता है, जिससे कई मोटर लगे हो गए तो इसमें जो टॉर्क है बहुत ज़्यादा होगा और वजन को उठाने के लिए टॉर्क की ज़रूरत होती है ना। तो इस प्रकार से हैवी मोटर का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, फील्ड वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट द्वारा मशीन में मैग्नेटिक फ्लक्स के उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। जैसे कि देखिए, मैं एक्साइटेड हूं आपको पढ़ाने के लिए, आप एक्साइटेड हैं क्लास को देखने के लिए, है ना। तो ये एक्साइटेड अलग है, लेकिन मोटर के लेवल पे देखा जाए तो वो एक्साइटेशन अलग होता है। आप कहेंगे सर एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती किस में है? ये सिंक्रोनस मोटर में। किसमें? ये सिंक्रोनस मोटर में पड़ती है। देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है, कौन सी वाइंडिंग? जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है ना। फील्ड वाइंडिंग में हमें क्या होता है कि एक्साइटेशन देना पड़ता है। इस एक्साइटेशन से अगर पूछा जाए कि वोल्टेज कितना मिलता है तो 200 से लेकर के 750 वोल्ट एक्साइटेशन वोल्टेज ये देती है। और ये फील्ड वाइंडिंग को मिलता है, किसको? फील्ड वाइंडिंग को। इसके बाद ये क्या करता है? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है ना। ये क्या करता है? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो दोबारा सुनना, ये सिंक्रोनस मोटर का फील्ड वाइंडिंग जो होता है उसको हम एक्साइटेड करते हैं। ये एक प्रकार का एक्साइटेशन जो होता है ये एक जनरेटर होता है। ये क्या होता है? एक जनरेटर। ये शंट जनरेटर भी हो सकती है। कौन सी जनित्र? शंट जनित्र भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो आपका कंपाउंड जनित्र होता है ना, कंपाउंड जनित्र ये भी हो सकता है, यानी कि कंपाउंड भी हो सकती है, शंट जनित्र भी हो सकती है। ये वोल्टेज जनरेट करता है, सप्लाई जनरेट करती है और इस सप्लाई को फील्ड वाइंडिंग ये क्या करता है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है और मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट होती है ना। इंडिकेटिंग युक्त और घड़ी को प्रचालित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इसका आंसर बताइएगा। इसका जो आंसर है ये हिस्टैरिसीस मोटर होगी। हिस्टैरिसीस मोटर जब भी चलती है कोई आवाज़ नहीं करती है ना, कोई आवाज़ नहीं करती और ना ही कोई शोर शराबा करती है। इसलिए हम संकेतक उपकरण और घड़ी, अगर मान लीजिए आपकी घड़ी आपके कलाई में बंधी हुई है, अगर बहुत ज़्यादा, जैसे जब जो वो एनालॉग वाली घड़ी होती है जिसमें सुई होती है, चलती है ना, वो टिक टिक टिक, तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, जिससे हम घड़ी को बिना देखे ही समझ सकते हैं कि घड़ी हमारी चालू हालत में है। अगर उसमें लगी मोटर वो खुद इतना शोर करेगी तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि मोटर तो चल रही है लेकिन हमारी घड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है ना। तो आवाज़ वहाँ पर बिल्कुल नॉइसलेस मोटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? तो ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम होता है ना। बड़ा आसान सा सवाल है, इससे आसान सवाल ना कोई हो ही नहीं सकता कि मोटर के केस में इससे। आज के डेट पे मैं आपको बताऊं तो कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो गया दोस्तों, हर एग्जाम में मोटर, जनरेटर और आपका ये एक पावर सिस्टम जो होता है ना, इससे ये 3 टॉपिक ऐसे हैं ना जो इनका रीढ़ की हड्डी बन चुकी है हर एग्जाम का। तो मोटर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। बिल्कुल दोस्तों, आंख, कान, नाक और दिमाग सब कुछ खुला करके रखिएगा, है ना। कंटेंट इतना मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, मतलब 4-5 बुक से कंटेंट उठाया गया है और सारा एक ही झटका में आपको डिलीवर कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अपना हर चीज़, शरीर का हर अंग खुला रखिएगा, ठीक है ना। 5 इंद्रियां खुला रखिएगा,
किस इंडक्शन मोटर का रोटर करंट की आवृत्ति कितनी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। स्लिप सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप है ना, ऑप्शन सप्लाई आवृत्ति दोनों ऑप्शन सही है ना, सेम ऑप्शन है, कोई ना मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो स्लिप, अब देखिए जब मोटर को सप्लाई आप देते हैं, मोटर को आपने क्या किया, मोटर को आपने सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने से क्या होता है, एक जो सप्लाई ईएमएफ होती है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये एक क्या है, सप्लाई ईएमएफ है। ये सप्लाई ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर रहती है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे ही मोटर को आप सप्लाई देते हैं, मोटर चालू होती है, उस समय सप्लाई वोल्टेज और उत्पन्न हुआ वोल्टेज, जिसको इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। इस समय जो रोटर में करंट चलती है ना, जो रोटर में करंट चलती है, ये रोटर करंट कैसी होती है, मैक्सिमम कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कहेंगे कि सर जी हम आवृत्ति की बात करें, आप करंट की बात करें, तो थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। फ्रीक्वेंसी करंट जो होती है इस समय बहुत ज़्यादा होती है ना, जिससे क्या होता है कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी मैक्सिमम होती है, वो भी कैसी होती है, वो भी मैक्सिमम होती है। आप कहेंगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, रोटर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है, इससे जो टीएस होता है, ये टीएस क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क है, ये क्या होती है, बहुत डल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस स्टार्टिंग टॉर्क को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि मोटर, अब रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे आप निकालते हैं, देखिएगा रोटर की फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। मोटर आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने अभी अभी बताया था कि जो रोटर स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है, उल्टा हो गया ना, जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है रोटर स्पीड से। तो रोटर स्पीड कम होता है क्योंकि इसमें स्लिप ऐड हो गया, तो ये स्लिप हो गई है ना। तो देखिए FR बराबर स्लिप जितना कम होगा रोटर में करंट उतना ही कम होती जाएगी, है ना, रोटर करंट उतना ही कम होती जाएगी। तो सब रोटर फ्रीक्वेंसी, अब स्लिप माना जाए हम कम से कम मान ले तो 2%, कितना 2% हम स्लिप मानते हैं, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हो गया, है ना। अब देखिएगा कितना आता है रोटर फ्रीक्वेंसी, 50 2 100, कितना आ गया, 1 हर्ट्ज, कितना 1 हर्ट्ज, यानी कि FR बराबर कितना हो गया, 1 हर्ट्ज। तो आपको क्या करना है, इस FR को यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी को कम से कम रखना है, जिससे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो है यहाँ से इंप्रूव हो जाएगी। आप देख रहे हैं, दोबारा सुनिएगा कि सप्लाई वोल्टेज, स्टार्टिंग में सप्लाई वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज दोनों एक समान रहते हैं, जिससे रोटर में जो करंट चलता है ना वो मैक्सिमम रहता है। रोटर करंट मैक्सिमम होने से स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मोटर चलता जाता है रोटर में स्लिप आती जाती है, तो ये है आपकी स्लिप जितना कम होगी रोटर में करंट उतना ही घटेगा, और रोटर में करंट घटेगी तो फिर रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, वो भी कम होगी, जिससे हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। इसी स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमने सिंगल केज रोटर वाइंडिंग करते हैं, फिर डबल केज रोटर वाइंडिंग करते हैं, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम केज वहाँ पर लगाते हैं, इसीलिए हम वहाँ पर डबल लेयर लगाते हैं, है ना। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। शिद्दत से सुनना दोस्तों, बस आपके लिए ज़्यादा नहीं, मैं 30-35 मिनट का समय लूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना। बाकी सब कुछ आपके हाथों में है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय इसके रोटर वाइंडिंग के श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित करने से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है। देखिए अब स्टार्टिंग टॉर्क को यहाँ पर कैसे बढ़ाया जा रहा है ना, प्रतिरोध जोड़ करके। स्टार्टिंग टॉर्क को तो प्रतिरोध जोड़ दिया जा रहा है स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है ये भी देखिएगा। अगर हम बात करें भैया इसका साइड इफेक्ट का, तो साइड इफेक्ट बहुत है। साइड इफेक्ट क्या है, कॉपर लॉस, है ना। कॉपर लॉस जो होता है ना बहुत ज़्यादा होने लगता है। और दूसरा साइड इफेक्ट क्या है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। और तीसरी क्या है, तीसरी है कि भैया मोटर हीट हो जाती है ना, ओवर हीट हो जाती है मोटर। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क के अलावा एक और फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा है आपके लिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी नहीं
पावर फैक्टर जो होती है ना वो भी इंप्रूव हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट हैं, इन फैक्ट को नोट करिएगा। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है, पावर फैक्टर बढ़ जाता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट है इसका। ये क्या है, हर चीज़ का भाई साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट से ना आप बच पाए हैं, ना हम बच पाए हैं, ना मोटर बच पाएगा, ना और कोई बच पाएगा। साइड इफेक्ट तो होना ही होना है ना। वैद्युतिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर यहाँ पर क्या होगा, है ना, की जाती है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा। ये क्या है, ट्रेन है ना, ट्रेन है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये व्हील है, ये क्या है, पहिया है, ये है पहिया। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ये लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये मोटर लगी हुई है ना। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये क्या है, ये एक मोटर है। और इसमें कौन सी मोटर लगी है, इसमें लगी है आपकी यूनिवर्सल मोटर, जो कि 2200 HP की है। इसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है ना, तो कैपेसिटी कितनी HP की है, कैपेसिटी 2200 HP की है। यहाँ पर लगी होती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। एक यूनिवर्सल मोटर में बदलते गति का अभिलाक्षणिक वक्र पाए जाते हैं, क्योंकि यह सीरीज वाउंड प्रकार के होते हैं, है ना, जो कि AC और DC दोनों पर चलते हैं। बात ये है, मेन पॉइंट यही है, मेन बात यही है कि AC और DC दोनों सप्लाई पर चलते हैं, इसलिए इसका अभिलाक्षणिक वक्र, ये तो लोड पे डिपेंड करता है। देखिए ये भी बात है ना। निम्नलिखित में से किस मोटर का शक्ति गुणांक सबसे उच्च होता है, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, जो स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर लगी होती है ना, ये कौन सी होती है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र होती है। अगर आप कहेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो 100 माइक्रोफैरड से लेकर के 200 माइक्रोफैरड तक इसकी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी होती है। वहीं पर जो रन कैपेसिटर होता है वो पेपर संधारित्र होती है। कौन सी, पेपर कैपेसिटर। और इसकी कैपेसिटर अगर आप पूछें तो 2 से लेकर के 20 माइक्रोफैरड में होती है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोफैरड में होती है ना। ये किलो फैरड में नहीं होती है, ये किलो फैरड में नहीं होती है, ये हमेशा माइक्रोफैरड में होती है ना। तो माइक्रोफैरड यूनिट जो है बहुत छोटी यूनिट है। कौन सी, बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है माइक्रोफैरड। एकल कला इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक वाइंडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र लगाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 47। ये है आपके लिए, देखिए ये है, ये कौन सा है, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, है ना। कागज कैपेसिटर मैंने बता दिया। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम प्रयोग करते हैं माइका कैपेसिटर। आपने देखा होगा दुकान में कि जब भी आप मोटर वगैरह बनवाने के लिए ले जाते हैं, रिपेयर कराने के लिए, रिवाइंडिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या करता है कि चेक करता है कैपेसिटर सही है कि नहीं। अब इसको चेक करने का उनका एक अपना एक अलग ही लॉजिक होता है, अलग ही तरीका होता है। क्या करते हैं, ये दोनों तार को बोर्ड जो होता है जिसे सॉकेट में डाल देते हैं और फिर दोनों को शॉर्ट करते हैं। अगर चिंगारी ज़्यादा तेज वहाँ पर दिया तो समझ जाते हैं कैपेसिटर ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर चिंगारी कम दिया तो समझते हैं कि ये डिस्चार्ज हो चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है। तो अपना ये चेक करने का उनका एक अलग अंदाज होता है। खैर ये उनके लिए छोड़ते हैं, ठीक है ना। किसी मोटर वाइंडिंग को घुमाने से किस युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा बदल जाती है। ये बड़ा इजी सवाल है, इस पे क्या ही टाइम लगाना। दिक् परिवर्तक, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। छापिएगा, स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, तो स्लिप रिंग लिखिएगा फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। और ये कार्बन ब्रुश किसके बने होते हैं, तो ये कार्बन के ही बने होते हैं, है ना। कार्बन स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग कार्बन की नहीं होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि आर्मेचर कुंडली एक आपूर्ति से संयोजित है ना, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है ना। सिंगल फेज सप्लाई से कभी भी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। रोटर की वाइंडिंग मोटर के किस हिस्से से संपर्क में आने से अर्थ फॉल्ट होगा, ये बॉडी में से आने से होगा, है ना। कई बार आपने ये झटका खाया भी होगा। आप लोगों में से कितने लोग ये झटका खा चुके हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। कि कई बार क्या होता है ना कि गर्मी के सीजन में कूलर हम चला रहे होते हैं और कूलर की बॉडी में लाइट आ जाती है। वो कैसे लाइट आती है, अगर मान लीजिए कि मोटर की जो वाइंडिंग है वो किसी भी कारणवश उसका इंसुलेशन छिल करके बॉडी में आ गया या फिर पानी में आ गया, तो पानी के संपर्क में आते ही वो पूरे बॉडी में फैल जाती है लाइट, है ना, तो जिससे झटका लगता है। तो अब इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, खैर वो बाद में हम बात करेंगे। आज के क्लास का हमारा लास्ट है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक हानि यानी कि
नहीं मैकेनिकल लॉस है ना, मैकेनिकल लॉस, और ये है आपका मैग्नेटिक वाइब्रेशन के प्रभाव से मुक्त होती है। तो ये आपका होता है सैथिल्य मोटर, और इसीलिए इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं जैसे कि जो सिंगिंग रूम होता है ना, सिंगिंग रूम में जो उपकरण लगे होते हैं, उस उपकरण में जो भी मोटर हम लगाते हैं तो सैथिल्य मोटर ही लगाते हैं, ताकि वहाँ पर फालतू का आवाज़ ना हो, है ना, सिंगिंग करने वाले को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए इस मोटर का हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है ना। चलिए, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। बस दोस्तों, जितना समय मैंने आपसे मांगा था उतने समय में सारे कंटेंट, सारे क्वेश्चन के आंसर, सारा कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंच गया है ना, सारा मसाला आप तक पहुंचा दिया हूं। बस आप इसको दोबारा रिवीजन करिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार क्लास को देख करके बस सब कुछ हो गया। दोबारा रिवीजन करिएगा, रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है ना। अब बारी है इसका आपको पीडीएफ लेने का। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे ही क्लास हम अपलोड करते हैं तो उसके 1 घंटे के अराउंड में हम पीडीएफ डाल देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, है ना। कभी कभी हम हाथों हाथ भी डाल देते हैं, लेकिन जब काम ज़्यादा होता है तो कुछ लेट फास्ट हो जाता है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा हमारा पीडीएफ। ठीक है। चलिए, अभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है ना, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को इतने हल्के में आपको नहीं लेना है। हम इसका एक पार्ट अभी और लेकर के आएंगे, एक क्लास और लेकर के आएंगे, जिसमें बिल्कुल और सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो उस क्वेश्चन को, उस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। सुबह 7 बजे दोबारा वापस आना है, और मिलते हैं दोस्तों अपने इस सुबह वाली क्लास में कल। तब तक के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, है ना, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने छोटों को प्यार दीजिएगा, और इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने मुकाम को हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहिएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।